बाणों की धीमी और जहरीली बारिश से घिरे उस जंगल में चैतन्य का एक गलत वार इतना भारी पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि चैतन्य के हाथ में मौजूद तलवार एक मध्यम श्रेणी का आकाश हथियार था, लेकिन जब वो तलवार एक तीर से टकराई तो वो तीर केवल थोड़ा सा ही हिला। चैतन्य न केवल उस तीर को काटने में असमर्थ था, बल्कि उसके प्रहार से उस तीर की गति एक ही पल में कई गुना बढ़ गई और वो तीर सीधे चैतन्य की छाती की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर चैतन्य दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि धीरे से उड़ रहा तीर अचानक से इतना तेज हो जाएगा। लेकिन तभी उस महत्वपूर्ण क्षण में नील का हाथ आगे आया और चैतन्य के कंधे पर जा लगा, जिससे झटका खाकर चैतन्य का शरीर बाईं तरफ मुड़ गया और अगले ही पल वो तीर उसके कपड़े में एक छेद करते हुए पीछे निकल गया। जल्दी करो और कपड़े उतारने में उसकी मदद करो, राजकुमार योगेश ने चिल्लाकर आदेश दिया। इस समय चैतन्य के कपड़ों पर विषैले तीर की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। क्या ये नीली रोशनी ही वो दिव्यनाग विष है जिसके बारे में राजकुमार योगेश ने बताया था? नील ने मन ही मन सोचा। वैसे तो जहर सिर्फ जीवित प्राणियों के शरीर में फैलता है, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दिव्यनाग विष कोई जीवित प्राणी हो, क्योंकि वो चैतन्य के कपड़ों के माध्यम से फैल रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गलाता जा रहा था। यहां तक कि अगर कोई सूर्यमंडल का योद्धा भी इस दिव्यनाग विष की चपेट में आ जाए तो वो भी मारा जाएगा। ये बात याद आते ही चैतन्य बुरी तरह घबरा गया। इसलिए जब उसने राजकुमार योगेश के शब्द सुने तो वो तुरंत अपने कपड़े उतारना चाहता था, लेकिन नील की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। उसने अपनी हथेली से एक बार फिर वार किया और इसी के साथ उसकी हथेली में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और उसने चैतन्य के कपड़ों को तुरंत टुकड़ों में काट दिया। जहां तक दिव्यनाग विष में सने कपड़ों की बात है, तो वो भी नील की आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह के कारण दूसरी तरफ उड़ गए। इस दृश्य को देखकर राजकुमार योगेश ने राहत की एक लंबी सांस ली। वहीं मौत को इतने करीब से देखने के बाद चैतन्य का दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पा रहा था। दरअसल वो भी अचंभे में था। इतने में राजकुमार योगेश ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक कपड़ा निकाला और चैतन्य की ओर फेंक दिया। लो, इसे पहनो। अगर पार्थ नहीं होता तो तुम अब तक परलोक सिधार चुके होते। उस दृश्य को देखकर दीपिका और ललित ने भी राहत की सांस ली। इस समय उनके दिल में नील की छवि और भी मजबूत हो चुकी थी। वो बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ है। तभी राजकुमार योगेश ने चेतावनी दी। अब और लापरवाही मत करना। हम जैसे जैसे शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र की गहराई में जाएंगे, हमें और भी ज्यादा तीरों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनकी गति धीमी होती है, फिर भी उन्हें पूरी तरह से चकमा देना बेहद मुश्किल होगा। यह सुनकर दीपिका, चैतन्य और ललित अवचेतन रूप से नील के करीब चले गए और थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे। वहीं नील की निगाह उदासीन थी। वास्तव में यह शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र सामान्य योद्धाओं के लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता था, लेकिन नील को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिर उसका शरीर किसी भी जहर के प्रभाव से बाहर था, इसलिए उसे अपने साथियों की रक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। धीमी गति से उड़ने वाले उन तीरों में सबसे घातक चीज उनमें लगा दिव्यनाग विष था, लेकिन वो नील को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, उनके पीछे और भी लोग जुड़ने लगे, लेकिन इसके साथ ही तीरों की संख्या भी भयानक स्तर पर पहुंच गई। तभी अचानक राजकुमार योगेश ने सभी को आगाह किया। सावधान, तीरों की एक पंक्ति आ रही है, सभी मेरे पीछे आओ। सैकड़ों तीर धीरे धीरे उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उन सभी तीरों के बीच बराबर दूरी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार उनकी ओर बढ़ रही हो, लेकिन तीरों की अनेक दीवारों के बीच एक छोटा सा अंतराल भी था और चतुराई के साथ उनके बीच में से निकलकर बचा जा सकता था। सभी समूह एक दूसरे के अगल बगल चल रहे थे, लेकिन तीरों की दीवारों के बीच के अंतरालों का उपयोग करते हुए भीड़ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ गई। जब वो लोग तीरों की दीवार के बीच से गुजरे तो उन्हें हर तरफ से आते नुकीले तीर ही दिखाई दे रहे थे और हर ओर नीली किरणें चमक रही थी। वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। तीरों की दीवार पार करने के बाद राजकुमार योगेश ने आदेश दिया, चलते रहो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आदेश के साथ ही उसे किसी की चीख सुनाई देगी।
सुनते ही राजकुमार योगेश चिल्लाया, लाबर, उसे तीर लग गया। अचानक वो चीख सुनकर नील ने भी उस ओर देखा। सैकड़ों गज दूर एक योद्धा उस तीर से घायल हो गया था। वो तारकीय दैवीय साम्राज्य का कोई योद्धा लग रहा था और तीर लगते ही उसका पूरा शरीर नीले रंग से चमकने लगा। अगले ही पल उसकी त्वचा तेजी से गलने लगी और उसका मांस और खून उबलते हुए प्रतीत हो रहे थे। कुछ ही क्षणों में उस योद्धा का शरीर गलकर पूरी तरह से गायब हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर दीपिका का सुंदर चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। हालांकि राजकुमार योगेश ने चेतावनी दी थी कि दिव्यनाग का विष बेहद घातक होता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना भयानक स्थिति उत्पन्न कर देगा। सभी दिशाओं में तैरते तीरों को देखकर उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। जब उस योद्धा के समूह ने अपने मृत साथी को देखा तो उन्होंने एक आह भरी, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। अब चूंकि उन सभी ने श्वेत सागर में प्रवेश करने का विकल्प चुना था, इसलिए वो पहले से ही मौत के लिए तैयार थे। इसके अलावा वो इस शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में थे। ऐसे में अगर वो सावधान रहेंगे तो ही बच पाएंगे। तभी नील ने दीपिका से कहा, चलो चलते हैं, अब और देर मत करो। फिर नील राजकुमार योगेश की ओर देखते हुए बोला, इस बार मैं आगे चलता हूं। हालांकि इस समूह का नेतृत्व राजकुमार योगेश ने किया था, ऐसे में उसे ही सभी को आदेश देना था। चूंकि नील ने आगे चलने की बात की थी, इसलिए राजकुमार योगेश उसकी बात से सहमत हो गया। आखिरकार उसकी नजर में नील एक भरोसेमंद व्यक्ति है। खैर, सभी ने निडरता से तीरों की कुछ और दीवारों से बचते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन जैसे ही वो शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक कुछ आकृतियां उनके सामने प्रकट हो गई। उनमें सबसे आगे की आकृति बिजली जैसी तेज गति से दौड़ रही थी। युवराज विमर्श, कहते हुए राजकुमार योगेश की आंखें चमक उठी। हाँ, वो युवराज विमर्श का समूह था। हालांकि राजकुमार योगेश के अनुसार वो पहले ही शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र से गुजर चुके थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजकुमार विमर्श अपने गुट के साथ वापस क्यों लौट रहे हैं। जब युवराज विमर्श ने राजकुमार योगेश को अपना नाम पुकारते सुना तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आगे का रास्ता रुका हुआ है। लेकिन क्यों? राजकुमार योगेश ने उत्सुकता से पूछा। वैसे तो वो पहले भी इस द्वीप पर आ चुका था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि ये आगे बढ़ने का सही रास्ता है। खुद ही देख लो। इतना कहकर युवराज विमर्श ने अपने पीछे की ओर इशारा किया और असहाय भाव प्रकट किया। इस समय युवराज विमर्श के पीछे पृथ्वी और आकाश को ढकते हुए तीरों की विशाल दीवार उनकी ओर बढ़ रही थी। हर तीर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे रात के आसमान में चमकता हुआ कोई सितारा हो। लेकिन हर कोई जानता था कि इस सुंदरता के पीछे सबसे घातक जहर छिपा है। ओह, अब हम इसे कैसे पार करेंगे? वो दृश्य देखकर चैतन्य की आवाज कांप उठी। पिछली तीरों की दीवार पर केवल कुछ 100 तीर ही थे और वो भी एक पंक्ति में व्यवस्थित थे, इसलिए उनमें से गुजरना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अब की इस दीवार में लाखों तीर मौजूद थे। ये देखकर राजकुमार योगेश की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, किनारे से घूमकर चलो। इस पर युवराज विमर्श ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सब कोशिश बेकार है। और फिर अपनी बगल में खड़ी एक सुंदर महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोशिश की थी। हम बाईं और दाईं ओर से इस दीवार की चौड़ाई का पता लगा रहे थे, लेकिन ये दीवार पूरे शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में फैली हुई है। ये सुनकर वो लोग सावधानी पूर्वक पीछे हटने लगे और साथ ही उपायों पर भी चर्चा करने लगे। जैसे जैसे सभी लोग पीछे हट रहे थे, उनकी मुलाकात और अधिक योद्धाओं से हुई, जिनमें तारकीय दैवीय साम्राज्य और चोल दैवीय साम्राज्य के युवराज भी मौजूद थे। और अब उनका समूह भी पीछे हटने लगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक योद्धा इकट्ठे हुए तो सभी इस मामले पर चर्चा करने लगे। अजीब बात तो यह है कि जब हम पहले शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र से गुजरे थे तो हमने इतने बड़े पैमाने पर तीरों का सामना नहीं किया था। एक योद्धा बोला। इस पर दूसरे ने पूछा, क्या इस साल कुछ अजीब हुआ है? तभी एक अन्य योद्धा ने कहा, चलो पहले इन तीरों से बचने की कोशिश करें, फिर शायद आगे बढ़ने पर हमें कुछ अंदाजा होगा। सभी योद्धाओं के विचार विमर्श के बीच दीपिका ने सुझाव दिया, चलो सीधे श्वेत सागर में चलते हैं और दूसरी तरफ से किनारे पर आते हैं। क्या लगता है ये तरीका काम करेगा? जैसे ही दीपिका ने बोलना समाप्त किया तो
तो सभी ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहे हों कि मूर्खों जैसी बात मत करो। इस पर दीपिका थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। तभी राजकुमार योगेश ने कहा, मैं आपको याद दिलाना भूल गया कि श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का यही एकमात्र रास्ता है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। परिणाम स्वरूप दर्जनों समूह और सैकड़ों दैवीय श्रेणी के योद्धा पीछे हटने को मजबूर हो गए। और जैसे ही वो सभी शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र से बाहर निकले तो शहर की दीवार की तरह दिखने वाले तीर की वो कतार बिखर गई। और तभी युवराज विमर्श ने दांत पीसते हुए अपने समूह को आगे बढ़ने का आदेश दिया। चलो अब फिर से कोशिश करो। श्वेत सागर में प्रवेश करने में सक्षम योद्धा चारों दैवीय साम्राज्यों के सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा थे। फिर भला इतना छोटा झटका उन्हें कैसे हरा सकता है? इसलिए सभी ने युवराज विमर्श के आदेश का पालन किया और शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में फिर से कदम रखा। तभी राजकुमार योगेश ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लगता है श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में कुछ अजीब हुआ है। अब क्योंकि नील प्रकृति की इच्छा के जरिए दिव्यांशी की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए बाकी लोग पीछे हटने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन नील नहीं। उसे जितनी जल्दी जीवन पत्थर मिलेंगे उतनी ही जल्दी दिव्यांशी को राहत मिलेगी। यही सोचते हुए नील ने गंभीर स्वर में योगेश से कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अंदर जाना ही होगा। इस पर राजकुमार योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। योगेश भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। फिर कुछ ही देर में नील और उसके साथी फिर से शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में चले गए। हालांकि हर कोई बहुत सावधान था, फिर भी कुछ ऐसे लापरवाह योद्धा भी थे जो निराशाजनक स्थिति में फंस गए। परिणाम स्वरूप अंत में सैकड़ों तीरों से घिरे जाने के कारण वो बच नहीं सके और दिव्यनाग विष से मारे गए। उनके शरीर भी गलकर पूरी तरह से गायब हो गए। ऐसे में कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। उनके साथी बस उन्हें देखकर मन ही मन आह भरते रह गए और आखिरकार आगे बढ़ गए। फिर जब सभी योद्धा आगे एक निश्चित बिंदु पर पहुंचे तो उन्हें अपने सामने फिर से तीरों की एक घनी बौछार दिखाई दी। ये बिल्कुल पिछली तीरों की दीवार की तरह आकाश को ढकते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या, फिर से तीरों की दीवार? युवराज विमर्श चौंक गए। यहां तक कि दैवीय साम्राज्यों के बाकी राजकुमारों और युवराजों के चेहरों पर भी चिंता के भाव उभर आए। अब उन सभी को लगने लगा था कि शायद आज वो इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन बचाएगा इन्हें इन घातक तीरों की बारिश से? क्या ये लोग इस खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे?